गुड इवनिंग बच्चों। बट अपन ने पी ब्लॉक स्टार्ट किया था, है ना। तो पी ब्लॉक में कल अपन ने जनरल प्रॉपर्टीज कुछ डिस्कस की थी बोरॉन फैमिली की, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं बच्चों। आज अपन बोरॉन फैमिली से रिलेटेड कुछ बातें आगे करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों सुनो, बोरॉन फैमिली डाल रखी थी, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, हेडिंग डालता हूं मैं, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन फैमिली, ठीक है ना। अपन जनरल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। जनरल प्रॉपर्टीज में देखिए बच्चों क्या है, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो जनरल प्रॉपर्टीज में देखो बच्चों, सुनो, सबसे पहले अपन लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। अपन ले रहे हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको पता होगा कि बच्चों, अगर मैं बोरॉन फैमिली की बात करूं तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा बच्चों, NS2 आया, बोलो सही बात है। इनका NS2 आएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं बात करूं इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, मैं बात करूंगा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो बच्चों बताओ इनके वैलेंस सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है। इनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है ना। तो देखो एक तो आती है बच्चों +3, है ना, और एक +1 भी आई थी, याद करो। +1 किस में आएगी ये बताओ, टीएल में आएगी ना, टीएल में आई थी बच्चों। और ये किस कारण आई थी, याद करो बच्चों, ड्यू टू इनट पेयर इफेक्ट। बोलो बच्चों, इनट पेयर इफेक्ट के कारण आई थी, हमने पढ़ा था इसको, इनट पेयर इफेक्ट के कारण, याद कीजिए, ठीक है ना। फिर देखिए बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं अपन। अब देखो बच्चों, अगर मैं पूछूं आपसे एटॉमिक रेडियस की, ठीक है ना, तो एटॉमिक जो रेडियस है वो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए आप। तो देखो मेरे पास ये बच्चों, आपको याद है क्या, इनकी एटॉमिक रेडियस मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, है ना। एटॉमिक रेडियस मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, मैंने आपको इसमें एक रीजन जगह बताई थी जहां पे दिक्कत होती है, याद है क्या, गाल, याद आ गया, वेरी गुड। देखो इनकी जो रेडियस है वो है बच्चों, देखो 88 पिकोमीटर, 143 पिकोमीटर, 135 पिकोमीटर, इसमें थी 167 पिकोमीटर, और इसकी थी 170 पिकोमीटर। अब देखो इन जनरली हमें पता है कि जैसे जैसे अपन ग्रुप में नीचे जाते हैं, है ना, वैसे वैसे आपको क्या होना चाहिए, रेडियस। लेकिन यहां ध्यान दीजिए बच्चों, एल्यूमिनियम और गैलियम, एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच अगर अपन देखें तो बेटा, जो रेडियस आपकी होनी चाहिए थी वो डिक्रीज हो गई, होगी कि नहीं होगी, होगी क्या बच्चों, अरे बोलो होगी क्या। इसका रीजन याद है क्या, इसको हमने क्या नाम दिया था, डी कॉन्ट्रैक्शन या ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, याद है। इसको मैंने समझाया था बच्चों, डी कॉन्ट्रैक्शन या ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, याद कीजिए पीरियोडिक टेबल में। तो ये जो आता है वो आता है डी, या जिसको हमने बोला था ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, समझाया था ना बच्चों, याद करो, ठीक है, बोलो। अच्छा एल्यूमिनियम का मैंने आपको बताया था एटॉमिक नंबर है 30, है ना, गैलियम का है 31। तो याद करो 21 से 30, ठीक है ना, इनके बीच में
एक 3D सीरीज आती है बच्चों, याद कीजिए, आती है क्या? स्कैंडियम से लेकर जिंक के बीच में आती है क्या? स्कैंडियम से लेकर जिंक के बीच की एक सीरीज आती है ना बच्चों, स्कैंडियम से लेकर जिंक के बीच एक सीरीज याद है क्या? टी जो ऑर्बिटल होता है उसका शिल्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। शिल्डिंग इफेक्ट पुअर होने के कारण क्या हो कि न्यूक्लियस इसका फायदा उठाएगा और जो साइज बढ़ना चाहिए वो बढ़ेगा नहीं, बल्कि वो क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। याद आ गया क्या? बोलो बच्चों, अरे पढ़ाया हुआ है ये। अब देखो बेटा सुनो, अगर आप आईएन और टीएल के बीच की बात करो तो जो डिफरेंस है देखो बहुत ही कम हुआ है ना आईएन और टीएल के बीच में, ध्यान दीजिए, जबकि जनरली डिफरेंस ज्यादा आता है ना। अब बताओ कि डिफरेंस कम क्यों हुआ बच्चों, बता सकते हैं आप? ना के बराबर डिफरेंस है ये, चेक कीजिए, ये जो डिफरेंस है वो ना के बराबर डिफरेंस है। रीजन बताइए जो, देखो याद करो बच्चों, इसका एटॉमिक नंबर 49, ठीक है, इसका था 81, याद है? तो 49 और 81 के बीच में क्या आया था, याद करो बच्चों, 4F सीरीज आई थी जिसको हमने नाम लिया था लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या F कॉन्ट्रैक्शन। याद है मैंने बोला था कि जब दो एलिमेंट के एटॉमिक नंबर में कितने का डिफरेंस हो, 32 का, तो 32 का जब डिफरेंस होता है तो साइज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल आता है। क्या ऐसा पढ़ाया था आपको किसी जमाने में, मैंने किसी टाइम पढ़ाया था क्या? पढ़ाया था बच्चों, याद कीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ अपन क्या कह रहे हैं कि साइज इज ऑलमोस्ट सिमिलर है बच्चों। ये किसके कारण है? ये एफ ऑब्लिक, अपन इसको क्या बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना? ठीक है ना, एफ ऑब्लिक लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं बच्चों। तो अब देखो बेटा, अगर मुझे इनका एग्जैक्ट ऑर्डर लिखना हो तो बताओ एग्जैक्ट ऑर्डर लिख सकते हैं बच्चों? देखो टीएल सबसे ज्यादा, फिर आईएन। अगर अपन देखें तो बच्चों टीएल और आईएन के साइज में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। मैंने आपसे बोला था कि जब तक किसी प्रॉपर्टी में 10 यूनिट तक का डिफरेंस आ रहा है ना तो वो ऑलमोस्ट इक्वल माना जा सकता है, माना जा सकता है बच्चों, ठीक है ना? फिर ये एल, फिर ये जी ए, और फिर ये आपका बोरोन। बताया था बच्चों, ये पढ़ा है हम लोगों ने, ऐसा पढ़ाया था आप लोगों को, बोलो पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। चलिए अब आओ बच्चों आगे, नेक्स्ट बात करते हैं डी। डी लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना? डी अपन बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आपको याद है क्या इनके आयोनाइजेशन एनर्जी में भी कोई रेगुलर आपका वेरिएशन नहीं आता है। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी मैंने याद बताया था, याद करने का एक फंडा क्या बताया था, एक डब्लू बताया था। वेरी गुड, क्या बात है, कई बच्चे तो वाकई में बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों सुनो, मैंने ये बोला था, देखो देखिए बच्चों, इसका आता है 801, इसका आता है 577, 579, 558 एंड 589। आपका ये बताया था मैंने आपको किलो जूल पर मोल, ठीक है ना? तो अगेन देखो, यहां देखिए बच्चों, एल्यूमिनियम और गैलियम वही वापिस, और यहां देखिए बच्चों, याद है इसको हमने अभी डी कॉन्ट्रैक्शन और इसको हमने लिखा था एफ कॉन्ट्रैक्शन, है ना? याद है? अब मैंने आपसे एक बात बोली थी कि भैया जब कभी भी दो एलिमेंट का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर हो, मैंने आपसे एक बात बोली थी, जब भी दो साइज ऑलमोस्ट सिमिलर हो तो हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी उसकी ज्यादा होगी ना बेटा, इसमें प्रोटॉन ज्यादा है। बोलो बच्चों, अरे ऐसा बोला था क्या? साइज ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है। मैं बोला था कि जो पावरफुल होगा, अब पावरफुल कौन होगा? जिसके पास ज्यादा प्रोटॉन है, जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा है। तो मुझे बताओ आईएन और टीएल का साइज तो ऑलमोस्ट सिमिलर है ना बच्चों? आईएन और टीएल के बीच में साइज तो ऑलमोस्ट सिमिलर है ना? देखो,
लेकिन किसकी न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा है? किसकी न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा है? टीएल की न्यूक्लियस में। याद आया? इसको है ना याद रखने के लिए मैंने देखो कुछ इस तरह की बात हमने बताई थी। ये बोरोन है, फिर ये एल्यूमिनियम है, ठीक है, फिर ये गैलियम है, फिर ये इस तरह से, ये याद रखने का बताया था मैंने आप लोगों को, है ना। तो देखो बच्चों, अगर मैं एग्जैक्ट ऑर्डर की बात करूं आप लोगों से, तो देखो बोरोन सबसे ऊपर आएगा, फिर आया टीएल, आया ना बच्चों, बोरोन इस लेवल पर, फिर टीएल इस लेवल पर, है ना, है बच्चों। फिर इसके बाद आया गैलियम, गैलियम के बाद एल्यूमिनियम, और सबसे लास्ट में आया आयन। पढ़ा रखा ना बच्चों ये आप लोगों ने, पीरियोडिक टेबल में मैंने आपसे डिस्कस किया था, याद कीजिए, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो एक चीज खास बात, आपको याद है क्या, हमने बोला था बोरोन जो होता है वो टिपिकल नॉन मेटल है बच्चों, है ना। तो क्या बोरोन कभी भी B+3 आयन बना सकता है? क्या बोरोन कभी भी B+3 आयन बना सकता है बच्चों? अब देखो, अगर हमें B+3 आयन बनाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे? अगर हमें बोरोन से B+3 आयन बनाना है तो 3 आयन हटाने पड़ेंगे ना। तो कितने आयनेशन हो गई? IP फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब देखो बच्चों, प्रॉब्लम क्या होती है कि इन तीनों आयोनाइजेशन एनर्जी में इतनी ज्यादा एनर्जी लग जाएगी कि लग ज्यादा गई और रिलीज होने वाली एनर्जी बहुत कम होगी। समझ में आ रहा है? आप लोगों को मैंने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था कि कुछ एनर्जी का इन्वेस्टमेंट होता है और कुछ एनर्जी रिलीज होती है। कोई भी कंपाउंड कब बनता है? कोई भी कंपाउंड कब बनता है बच्चों? जब इन्वेस्टमेंट कम हो और प्रॉफिट ज्यादा हो। यहाँ पंगा क्या है, यहाँ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, प्रॉफिट कम है। बताया था क्या? एक आपको मैंने बोर्न हैबर साइकिल पढ़ाया था क्या बच्चों? बोर्न हैबर साइकिल पढ़ाया था ना, याद कीजिए, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, क्या मैं ये बोल रहा हूं कि बोरोन नेवर फॉर्म B+3 ion because large amount of heat is used in the formation of B+3 ion, है ना, इन B+3 ion, ठीक है। कौन कौन से आयनेशन एनर्जी? IE फर्स्ट, IE सेकंड एंड IE थर्ड, ठीक है। एंड दिस heat cannot be compensated by released heat, है ना। So boron will always form, so boron will always form कोवेलेंट बॉन्ड। बच्चों समझ में आ गया क्या? बोरोन, अब मुझे एक बात बताओ, बोरोन आयन तो नहीं बना पाएगा, तो फिर क्या करेगा? फिर क्या करेगा बोलो बच्चों, बताओ। आयन नहीं बना पाएगा तो फिर क्या करेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना, शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है बच्चों। चलो फिर देखो, ये तो हो गया हमारा डी, आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद आ जाते हैं बच्चों अपन डेंसिटी के ऊपर, ठीक है ना। तो डेंसिटी की बात अगर मैं करूं तो देखो, ये मेरे पास, अगर मैं इस सीरीज में इधर से इधर चलता हूं, ठीक है, तो बच्चों डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास में ग्रोथ ज्यादा होती है, ठीक है, वॉल्यूम में ग्रोथ होती है लेकिन कंपैरेटिवली कम, तो ओवरऑल क्या हो जाएगी बच्चों? बढ़ जाएगी, ठीक है ना।
डाउनवर्ड जाने पर आपको पता होगा ना कि देखो, जैसे बोरोन का मास है 11 और एल्यूमिनियम का मास है आपका कितना, 27। अब 11 और 27 चेक कीजिए, मास काफी बड़ा है ना, मास काफी बढ़ रहा है बच्चों, बोलो ठीक है ना, आ रही बात सुन। चलिए अब देखो बच्चों, सुनो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों। फिर देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखो बच्चों क्या होगा, ध्यान देना। देखो एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। बोरोन क्या आती है बच्चों 2, फिर देखो 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, ठीक है। ये मैं जो आपको मान लो डाटा लिखा रहा हूं ना, तो कोई भी डाटा याद नहीं करना है, कोई भी डाटा याद नहीं करना है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। यहां देखो बच्चों, पहले यहां से यहां तक तो डिक्रीज हुई, ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो रही है, मार्जिनली इंक्रीज हो रही है। आपको याद है क्या, पी ब्लॉक में अगर सबसे ज्यादा कहीं पर दिक्कत आती है प्रॉपर्टीज में, तो इसी ग्रुप में आती है, याद है क्या। इसका रीजन पता है आप लोगों को इसका रीजन पता है बच्चों कि ऐसा क्यों होता है, बताओ। देखो बच्चों, ये एकदम क्या है, ये डी ब्लॉक के एकदम बॉर्डर पर है ना, ये डी ब्लॉक के बॉर्डर पर है, याद है क्या। और आपको पता होगा बॉर्डर वाले सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं ना, बॉर्डर पे जो रहता है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट है। मान लीजिए अपन अगर बोले कि इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर है, तो बॉर्डर पे जब भी कोई टेंशन क्रिएट होता है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन होता है, जो बॉर्डर के पास रहते हैं। जो बॉर्डर से दूर रहते हैं उन पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ना, आगे बात समझ में। तो इसी कारण क्या होता है कि थर्ड ए ग्रुप में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, ठीक है बच्चों। अब आओ बच्चों, देखो बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट मैं आपको समझाता हूं केमिकल प्रॉपर्टीज, समझो। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले लेते हैं बच्चों अपन रिएक्शन विद एयर के साथ इनकी रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि एयर के अंदर सबसे ज्यादा कौन कौन सी दो गैसेस मिलती है, बताओ। आपको पता होगा एयर के अंदर दो मोस्ट अबंडेंट गैसेस नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है ना। बोलो बच्चों, मैं ऐसा कह सकता हूं एयर के अंदर टू मोस्ट अबंडेंट गैस नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है। अब मेरी बात को सुनना, हम एयर के अंदर हीट कर रहे हैं, इसका मतलब एक तरह से अपन कह सकते हैं कि अपन रिएक्शन करवा रहे हैं मेनली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ। बोलो बच्चों, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर मैं एयर के अंदर हीट कर रहा हूं इसका मतलब मैं मेनली रिएक्शन किसके साथ करवा रहा हूं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ, कंफर्म। अब एक चीज बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास ये एल्यूमिनियम है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन है, ठीक है बच्चों। अब एक चीज बताओ, मैंने एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन को हीट करना शुरू किया, ठीक है बच्चों, तो कंफर्म ऑक्साइड बनेगा ना। बोलो बच्चों, भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर क्या बनता है बच्चों, ऑक्साइड बनता है। तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड कौन सा बनेगा बच्चों, बताओ। आपको पता होगा ना, एल्यूमिनियम की वैलेंसी है +3, ठीक है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी है -2। तो बोलो बच्चों, ऐसे बन जाएगा क्या, बन जाएगा, बोलो बच्चों, Al2O3 बन गया। बोलो बच्चों, इसको बोलते हैं अपन एल्यूमिना, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एल्यूमिना। अब देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करूं तो मैं यहाँ 2 लगा दूं और यहां मैं कर देता हूं 3/2O2, हो गया। अब इसी एल्यूमिनियम की जगह मान लीजिए बोरोन आ जाए, बोरोन आ गया सपोज, ठीक है, रिएक्शन तो वही हुई, वही बच्चों, और आपका बन गया B2O3, आ गया मान लो। बोलो बच्चों, समझ में आ गया। इसको क्या बोलते हैं जानते हो क्या बच्चों, ये जो है B2O3 बन गया, इसको अपन बोलते हैं बच्चों बोरिक एनहाइड्राइड, ठीक है ना। चलो मैं आपको इसका एक दूसरा नाम बताता हूं मैं, देखिए B2O3 को अपन और क्या बोलते हैं पता है क्या, इसको बोलते हैं बच्चों बोरोन सेस्क्वी ऑक्साइड, ठीक है, और इसको भी बोलते हैं बच्चों,
इसको भी बोलते हैं अपन एल्यूमिनियम सेस्क्विऑक्साइड। ठीक है क्या? देखो बच्चों, ये जो सेस्क्वी वर्ड है ना, ये कब लगता है जानते हो क्या? सेस्क्वी वर्ड तब लगता है जब पर एटम आपकी ऑक्सीजन 1.5 हो। ठीक है ना? देखो बच्चों, 2 एल्यूमिनियम के साथ 3 ऑक्सीजन है ना, 2 एल्यूमिनियम के साथ 3 ऑक्सीजन है, तो एक के साथ कितनी होगी? 3/2 होगी। बोलो बच्चों, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो वर्ड सेस्क्वी है, ठीक है ना, क्या बोलोगे? 1.5 ऑक्सीजन पर एटम, तब लगाएंगे बच्चों। आ गया क्या समझ में? बोलो ठीक है, पक्का? चलिए अब आओ बच्चों, बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की। तो देखो, एल्यूमिनियम ने नाइट्रोजन से रिएक्ट किया, बताओ बच्चों क्या बनेगा? जो कंपाउंड बनेगा, बताओ क्या बनेगा? ALN बनेगा क्या? देखो एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 और नाइट्रोजन की -3 होगी, तो +3 -3 दोनों की वैलेंसी सिमिलर है, ये मिल जाएगा क्या बच्चों? बताओ, ये क्या मिल गया बताओ? एल्यूमिनियम नाइट्राइड। अब बताओ, अगर मैं बोरोन की रिएक्शन कराऊं नाइट्रोजन के साथ, ठीक है, बोरोन की रिएक्शन करवाता हूं नाइट्रोजन के साथ, क्या बनेगा? बोलो बच्चों, BN बन जाएगा, बोरोन नाइट्राइड। ये बन गया बोरोन नाइट्राइड। ठीक है। अच्छा, आप एक बात बताओ बच्चों, बोरोन नाइट्राइड का एक कॉमन नेम पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, कभी याद है क्या? वेरी गुड। इसको मैंने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था बच्चों, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोलते हैं, याद कीजिए। इसको मैंने आपको सिखाया था बच्चों, इसको हमने बोला था क्या? इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट पढ़ाया बच्चों, याद कीजिए। आप केमिकल बॉन्डिंग की कॉपी उठा के देखना, आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो बोलो बच्चों, आपको समझ में आया? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, क्या एयर के साथ रिएक्शन करवाने पर ऑक्साइड और नाइट्राइड क्यों बनाई? मैं ऐसा बोल सकता हूं कि when boron and aluminium are heated in the air, then oxide and nitride are formed। बोलो बच्चों, ऑक्साइड और नाइट्राइड बन गए? बन गए क्या? बन गए, बोलो बच्चों। चलो अब अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट समझना बच्चों। नेक्स्ट लेता हूं मैं रिएक्शन विद हेलोजेंस। ठीक है, हेलोजन के साथ रिएक्शन थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे एक चीज बताओ बच्चों, देखो मैं कहता हूं कि ये कोई आपका 3rd A ग्रुप का एक एलिमेंट है, ये हेलोजन है, ठीक है, तो क्या ये MX3 बन सकता है क्या? बोलो बच्चों, ये MX3 क्यों बना, याद है क्या? बताओ। 3rd A ग्रुप की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने क्या बताई? बताओ। 3rd A ग्रुप की कॉमन ऑक्सीडेट +3 बताई मैंने, हाँ बताओ बच्चों, +3। ठीक है, और हेलोजन की -1, याद है क्या? +3 -1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा क्या? MX3 बनेगा। अब देखो बच्चों सुनो, यहां पर ये M क्या क्या हो सकता है? देखो, बोरोन हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, गैलियम हो सकता है, इंडियम हो सकता है, लेकिन Tl नहीं हो सकता बच्चों। बताओ, ये तो बन गया ट्राई हेलाइड। Tl की याद है क्या? +1। देखो, यहां तो हमने बोला कि ट्राई हेलाइड बना है बच्चों, ट्राई हेलाइड का मतलब समझ गए? इसके साथ आपने देखा होगा कि 3 हेलोजन जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर मैं यहां पर क्या करता हूं, Tl लेता हूं ना बच्चों, ठीक है, तो Tl के साथ आपको ये मिलता है बच्चों, है ना, ये Tl के साथ आपको मिलेगा मोनोहेलाइड। इसका रीजन पता है क्या बच्चों? बोलो, इसका रीजन पता है क्या? इनट पेयर इफेक्ट पढ़ाया है, याद है? क्योंकि Tl की कॉमन ऑक्सीडेट +1 आती है, याद आ गया बच्चों? बोलो ठीक है, तो मैं कह सकता हूं
कि देखिए बच्चों कि except TL all other elements of this group form ट्राइहेलाइड, ठीक है ना। while TL forms monohalide because its stable oxidation state is +1 due to inert pair effect। आया, बोलो बच्चों, आगे बात समझ में? ये बात आपके दिमाग में बैठ गई? बोलो, अरे बोलो बच्चों, बैठ गई क्या? अब देखो, अब एक चीज सुनिए बच्चों, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि ये ट्राई हेलाइट्स है, ठीक है बच्चों, तो ट्राई हेलाइट्स में ये इस तरह की पिक्चर है क्या बच्चों? देखो ऐसे, ये ट्राई हेलाइट्स है मेरे पास, ठीक है। एक चीज बताओ बच्चों, यहाँ कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं आपको? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे होंगे, है ना। तो 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी? हाइब्रिड sp2 होगी। अच्छा, क्या इनका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? क्या इनका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? बोलो बच्चों। 3 बॉन्ड के तो 6 इलेक्ट्रॉन हुए ना, बोलो बच्चों, 3 बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन हुए, तो 6 इलेक्ट्रॉन अगर हुए, है ना, इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं? इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इनको लोन पेयर लेने की इच्छा होगी। बोलो बच्चों, इनकी लोन पेयर लेने की टेंडेंसी होगी, और अगर इनकी लोन पेयर लेने की टेंडेंसी होगी तो क्या मैं इनको लेविस एसिड बोल सकता हूं क्या? क्या मैं इनको लेविस एसिड बोल सकता हूं? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? बोल सकते हैं बच्चों, आराम से बोल सकते हैं। तो देखो बच्चों, क्या बोल सकते हैं, देखिए, ट्राई हेलाइड्स हैव sp2 hybridization with incomplete octet and mtp orbital, ठीक है। so they can act as a लेविस एसिड। बोलो बच्चों, ये लेविस एसिड की तरह काम कर सकते हैं, कर सकते हैं? बोलो बच्चों, लेविस एसिड की तरह। अब देखो बच्चों, एक बात को बहुत अच्छे से सुनना मेरी, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास ये BF3 है बोलो, और ये मेरे पास NH3 है, क्या इन दोनों के बीच में कोई रिएक्शन हो सकती है क्या? NH3 और BF3 के बीच में कोई रिएक्शन हो सकती है बच्चों? हो सकती है? क्यों हो सकती है बच्चों, बताओ, कौन सी रिएक्शन होगी? इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? वेरी गुड देव किशोर व्यास। इस रिएक्शन का नाम क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा लेविस एसिड बेस रिएक्शन। लेविस एसिड बेस रिएक्शन बोलेंगे ना। देखो बच्चों, क्या होगा कि यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, और इसके पास क्या पड़ा है? इसके पास एमटीपी ऑर्बिटल पड़ा है बच्चों, खाली पी ऑर्बिटल पड़ा है ना। मैं कह सकता हूं इसके पास एमटीपी ऑर्बिटल पड़ा है। तो ये क्या करता है बच्चों? अपना लोन पेयर इसको पकड़ा देता है, पकड़ा दिया। जैसे ही इसने इसको लोन पेयर पकड़ाया, देखो बच्चों क्या हुआ, बोरोन ने पहले तो 3 बॉन्ड बना रखे थे, अब देखो ये इसने इसके साथ भी बॉन्ड बना दिया। तो बनाते, अब बताओ बच्चों, इस बोरोन के पास टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब इसकी हाइब्रिडेशन स्टेट आ गई sp3। आगे क्या बोलो बच्चों, क्या मैंने ऐसा आपको कहीं पढ़ा रखा है? बोलो बच्चों, कहां पढ़ा था ऐसा? मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब पढ़ाया था, तो ये एग्जांपल मैंने आपको दिया था, याद कीजिए। ये ऐसा एग्जांपल मैंने आपको दे रखा है, आपको वहां पे यहाँ बताया था, देखो NH3 BF3, ठीक है, 1:1 1:1 प्रोडक्ट पढ़ाया था ना, याद आ गया? बोलो बच्चों।
तो अब देखो बच्चों, इसने एमटीपी ऑर्बिटल के कारण आराम से क्या कर लिया, एमटीपी ऑर्बिटल के कारण इसने आराम से क्या किया, बोलो बच्चों, ने ले लिया ना, अरे ले लिया ना, एमटीपी ऑर्बिटल के कारण इसने लोन पेयर। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि देखिए मोस्ट ऑफ ट्राइहैलाइड्स आर कोवेलेंट इन नेचर, ठीक है, तो they can be hydrolyzed easily। इस पॉइंट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बच्चों, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। देखो मोस्ट ऑफ जो ट्राइहैलाइड्स है बच्चों, वो क्या है, वो कोवेलेंट है, तो हम उनको हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। हाइड्रोलाइज का मतलब समझते हो क्या, हाइड्रोलिसिस कहीं पढ़ाया था बच्चों मैंने आपको, एक टॉपिक हाइड्रोलिसिस टॉपिक पढ़ाया था मैंने आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर, है ना। अब देखो बच्चों, हम इसको कैसे हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, क्या प्रोडक्ट बनेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं अपन। देखो बच्चों, मेरे पास ये है BCl3, ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। इस BCl3 का हमें हाइड्रोलिसिस करना है, तो बच्चों देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर 3 वाटर के मॉलिक्यूल काम में ले ली, ठीक है बच्चों। अब इन 3 वाटर के मॉलिक्यूल से थोड़ा चेक कीजिए, देखो यहाँ नेगेटिव आएगा बच्चों, और यहाँ पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा बच्चों। बोरोन और क्लोरीन में क्लोरीन की एन ज्यादा होती है, तो क्लोरीन पे नेगेटिव, बोरोन पे पॉजिटिव। इसी तरह से इधर H पॉजिटिव, ये ऐसे होगा ना बच्चों, बोलो। तो देखो यहां से ये ऐसा निकल जाएगा क्या बच्चों, बताओ, ये निकल गया, हमें 3 मोल्स ऑफ HCl निकल गए, और यहां से देखो बच्चों क्या मिल गया, ये मिल गया बच्चों, POH की होल थ्राइस। बोलो बच्चों समझ आया। इसको अपन नाम देते हैं बच्चों, याद करो, बोरिक एसिड, ठीक है। इसको बोरिक एसिड, क्या मैं इसके नाम के आगे ऑर्थो लगा सकता हूं क्या, बताओ बच्चों, क्या मैं इस एसिड के नाम के आगे ऑर्थो लगा सकता हूं क्या, बोलो बच्चों। देखो अगर किसी भी ऑक्सी एसिड में 3 OH ग्रुप दिखते हैं ना, तो आप उसमें ओ नाम के आगे ऑर्थो लगा सकते हो, ठीक है ना, आप उसके नाम के आगे ऑर्थो लगा सकते हो। क्या मैं ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड बोल सकता हूं, क्या मैं ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड बोल सकता हूं, नहीं बोल सकते, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में 2 ही OH होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना, ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता। तो ठीक है, इसको बोरिक एसिड, या अपन इसको देखो बच्चों ऑर्थो बोरिक एसिड बोल सकते हैं। ऑर्थो कब लगाएंगे, समझ में आया, ये बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था। ऑर्थो लगाओगे आपके क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 3 OH ग्रुप, ठीक है ना। ऑर्थो कब लगेगा, जब 3 OH ग्रुप हो, ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। ऐसा मैंने आपको रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ाया था, रिडॉक्स के अंदर। अब देखो बच्चों सुनो, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। देखो बच्चों ये BF3 है, ठीक है, BF3 का मैंने हाइड्रोलिसिस करना शुरू किया, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करने पर मुझे ये मिला POH की होल थ्राइस, ठीक है, और मुझे मिल गया 3HF, आ गया मामला। अब देखो बेटा हुआ क्या, कि पहला स्टेप तो समझ में आ गया, पहला स्टेप तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोलो बच्चों समझ में आ गया क्या नवाबों। अब देखो, अब अगले स्टेप में क्या होता है कि भैया ये BF3 है ना, अब भैया इस वाटर को तो छोड़ देता है और HF के साथ रिएक्शन करना शुरू कर देता है, ठीक है ना, वाटर को छोड़कर HF के साथ। एक बात बताओ, आपके घर में एक तो लौकी की सब्जी बनी हुई हो और एक मटर पनीर बना हुआ हो, ठीक है ना, तो आप कौन सी सब्जी खाएंगे, ईमानदारी से बताना। मटर पनीर ही खाओगे ना, लौकी से कोई माथा नहीं मारेगा ना, नहीं मारेगा ना। अब देखो बच्चों BF3 जो है ना, सिद्धि व्यास लग जाएगी, शाही पनीर, हाँ जी। देखो बच्चों मैं क्या कह रहा हूं कि BF3 जो है ना, उसकी भैया एफिनिटी HF से ज्यादा है। मतलब ये हुआ कि BF3 के लिए जो HF है वो शाही पनीर है, और जो वाटर है वो उसके लिए क्या है, एक तरह से लौकी की सब्जी है। अब देखो बेटा हुआ क्या,
आप मुझे बताओ BF3 के पास क्या एमटीपी ऑर्बिटल है क्या BF3 के पास एमटीपी ऑर्बिटल है ना बच्चों, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो एमटीपी ऑर्बिटल है। तो होगा क्या बच्चों कि देखो ये F माइनस जो है वो उससे कनेक्ट हो जाएगा। याद करो, देखो हमने ये बोला था कि BF3 के अंदर ये वाली पिक्चर है, चेक करो थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग का नॉलेज आप याद कीजिए। ये देखिए ये 3 ऑर्बिटल तो हमने sp2 हाइब्रिडेशन में काम में ले लिए थे, ठीक है। तो ये जो एक बचा हुआ ऑर्बिटल है ना, इसमें ये F क्या करता है, अपना लोन पेयर दे देगा बच्चों। तो देखो बेटा क्या मिल गया आपको मिल गया BF4 माइनस, ठीक है। और इस BF4 माइनस के साथ कौन आके अटैच हो जाएगा, H प्लस अटैच हो गया बच्चों। ये मिल गया HBF4 माइनस। बोलो समझ में आया, अरे बोलो बच्चों समझ में आया। अब एक चीज बताओ, ऊपर वाली रिएक्शन में HF कितने बने, ऊपर वाली रिएक्शन में HF कितने बने हुए, 3 बने हुए ना। तो 3 के 3 यूज करोगे तो बोलो बच्चों ये 3BF3 हो गया, तो इधर ये बन गया। अब बताओ बच्चों अगर मैं इस रिएक्शन का एडिशन करके लिखता हूं, एडिशन करके लिखने पे देखो मुझे क्या मिलेगा, थोड़ा देखो 4BF3, ठीक है बच्चों, 3H2O, फिर 1 मोल मिला बोरिक एसिड का और 3 मोल मिले HBF4, ये मिल गया। बोलो बच्चों ठीक है। अब आप एक चीज बताओ मुझे कि यहां इसके 4 मोल है बोलो बच्चों, इसका सिर्फ 1 मोल है और इसका सिर्फ 3 मोल बने। तो बताओ बच्चों BF3 क्या कर रहा है, ज्यादा हाइड्रोलाइज हो रहा है, ज्यादा हाइड्रोलाइज हो रहा है या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहा है, बताओ बच्चों। हाइड्रोलाइज ज्यादा हो रहा है या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ज्यादा कर रहा है। आप ध्यान दीजिए बच्चों 4 में से सिर्फ और सिर्फ 1 मोल है ना हाइड्रोलाइज हुआ, है ना। यानी आप ये कह सकते हो कि ये तो सिर्फ कितना बना 25%, है ना, और ये कितना बना 75% बना कि नहीं बना। तो मैं कह सकता हूं क्या कि BF3 जो है ना, BF3 बच्चों आपका इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस दिखाता है बच्चों। बोलो BF3 क्या दिखा रहा है, इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस। इसकी ज्यादा टेंडेंसी क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की है या हाइड्रोलाइज होने की है, बताओ बच्चों। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की, समझ में आया बच्चों। देखो ये वाली रिएक्शन तो ठीक वैसी थी, ये वाली रिएक्शन तो ठीक वैसी थी, ठीक। आपको याद है क्या बच्चों, फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है तो उसके साथ जो बॉन्ड बनता है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, याद है क्या। अरे फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, फ्लोरीन के साथ बनने वाला बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए क्या करता है ये वाटर के बजाय ये फ्लोरीन को प्रेफर करने लग जाता है। अब देखो बच्चों सुनो हुआ क्या, पहली रिएक्शन में कहीं कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब जैसे ही HF बना तो BF3 क्या करता है, वाटर को तो छोड़ देता है और क्या करने लग जाता है, HF के साथ रिएक्शन करना शुरू कर देता है। समझ में आ रही बात। देखो आपने बोला BF3 में sp2 हाइब्रिडेशन है बच्चों। sp2 मैंने आपको दिखाया, एक S और 2 P काम आगे। अब देखो बच्चों ये P क्या पड़ा है, ये आपका खाली पड़ा है, एम्प्टी ऑर्बिटल पड़ा है। इस एम्प्टी ऑर्बिटल में F माइनस अपना लोन पेयर दे सकता है ना, अरे इसमें F माइनस अपना लोन पेयर दे सकता है ना HF का। तो बोलो बच्चों इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। ये मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आपको ऐसी एक रिएक्शन पढ़ाई थी, याद करो, PF3 और F माइनस, इसने इसको दिया तो क्या मिल गया BF4 माइनस। अरे पढ़ाया था बच्चों, विशु जी समझ में आई तेरे को ये बात, हो गया भैया। अब इस प्लस के साथ कौन कंबाइंड हो जाएगा, इस प्लस के साथ कौन कंबाइंड हो जाएगा, अनिरुद्ध व्यास को समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया। इस माइनस के साथ कौन कंबाइंड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना बच्चों, हो गया। तो बच्चों समझ में आया। तो अपन क्या बोलेंगे, बोलो बच्चों। देखिए मैं ऐसा लिखूंगा BF3 has more affinity for HF than H2O,
ड्यू टू दिस रीजन BF3 represents partial hydrolysis because it has more tendency of complex formation than hydrolysis reaction. बच्चों समझ में आया? BF3 की जो आपकी प्रॉपर्टी है वो समझ में आई? अगर आप फ्लोराइड का इस तरह से किसी भी कोवलेंट फ्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करोगे ना, अपन अगली फैमिली में पढ़ेंगे, एक आएगा SiF4। आपको मैं अगली फैमिली जब कार्बन फैमिली में पढ़ेंगे तो सिलिकॉन का आएगा फ्लोराइड, उसमें भी यही पिक्चर आएगी, अपन समझेंगे इसको। आ गया बच्चों समझ में? बोलो। तो 25% हाइड्रोलाइज हुआ और 75% का क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ। बच्चों ठीक है क्या? अरे बोलो बच्चों ठीक है क्या? ठीक है, चलिए अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं बात AlCl3 की करता हूं, ठीक है ना? देखो बच्चों ये AlCl3 है, ठीक है? AlCl3 को अगर मान लो मॉइस्चर कंटेंट है, ठीक है ना? मॉइस्चर कंटेंट का मतलब समझते हैं आप? मॉइस्चर कंटेंट का मतलब हो गया कि वाटर की जो अमाउंट है वो कम है ना? वाटर की जो अमाउंट है वो कम है, ठीक है? तो आप मुझे बताओ क्या होगा, है ना? देव किशोर व्यास, बेटा हर एक का फ्लोराइड बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? लेकिन आपके सिलेबस में जो जो चीजें मैं वही बताऊंगा, नहीं तो एक फैमिली बहुत लंबी हो जाएगी, पार पड़ेगी नहीं बेटा, ठीक है ना? जो काम काम की चीजें हैं वही पढ़ेंगे, मुझे बताने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लफड़ा आपके लिए हो जाएगा। अब देखो बच्चों, इससे क्या मिलेगा आपको? ये मिल जाएगा क्या? AlOH की होल थ्राइस एंड 3HCl मिल गया। एक चीज बताओ बच्चों, HCl अगर आपको याद हो तो ये मोस्ट वोलाटाइल हेलोजन एसिड है क्या? HCl आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हो तो याद करो, इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम था, याद करो। तो ये मोस्ट वोलाटाइल हेलोजन एसिड है बच्चों, मोस्ट वोलाटाइल हेलोजन एसिड है ये, ठीक है? तो इस कारण क्या होगा बच्चों? देखो फ्यूम्स बनेंगे, समझ में आ रहा है? तो अब देखो बच्चों एक बात सुनो, कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एटमॉस्फेयर के अंदर अचानक से मॉइस्चर कंटेंट बढ़ गया, ठीक है? और ये बोतल रखी हुई है मान लीजिए, ठीक है? ये बोतल, समझना मेरी बात को थोड़ा ढंग से, ठीक है? इस बोतल के अंदर मान लीजिए हमने भर रखा है AlCl3, ठीक है बच्चों? ये इसके ऊपर मान लीजिए इस तरह से ये कैप लगी हुई है, ढक्कन लगा हुआ है, ठीक है? और इसके अंदर हमने भर रखा है AlCl3, ठीक है? अब देखो मैंने क्या बोला कि मॉइस्चर कंटेंट एटमॉस्फेयर में मान लीजिए राइज हो गया, तो और अगर अपन ने इसको टाइटली बंद नहीं किया, है ना? अपन ने इसकी जो कैप लगी हुई है, जो ढक्कन लगा है, इसको टाइटली अगर हमने बंद नहीं किया, इसको ढंग से, थोड़ा सा मान लीजिए अगर वो लूज रह गया, तो क्या होगा बच्चों? यहां से मॉइस्चर कंटेंट अंदर एंटर कर सकती है ना? बोलो बच्चों, H2 अंदर एंटर करेगी थोड़ी बहुत मॉइस्चर कंटेंट, और अंदर एंटर करेगी तो हाइड्रोलिसिस होगा उसका थोड़ा बहुत और HCl बनेगा। और जब HCl बनेगा तो बच्चों क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसके आपका जो इसकी जो कैप लगी हुई है, इस कैप के ऊपर आपको इस तरह के व्हाइट फ्यूम्स दिखेंगे, ठीक है ना? यहाँ पे व्हाइट फ्यूम्स उठते हुए दिखेंगे। ये व्हाइट तो बना नहीं सकता, व्हाइट तो मैंने इस तरह के बनाए। बोलो बच्चों समझ में आया? अरे बोलो बच्चों समझ में आया क्या? मैंने क्या बोला, समझ में आई? एक बोतल थी जिसमें AlCl3 रखा हुआ है, उसकी जो कैप है वो टाइट नहीं थी, तो हुआ क्या कि थोड़ा बहुत मॉइस्चर कंटेंट उस बोतल के अंदर चला गया और उस AlCl3 का उसने थोड़ा बहुत हाइड्रोलिसिस किया, तो HCl बन गया। HCl आपको पता गैसियस फेज में होगा, तो वापिस वहां से बाहर निकलेगा तो वो फ्यूम्स की फॉर्म में निकलेगा, तो वहां हमें फ्यूम्स बनते हुए दिखेंगे। समझ में आ गया? बोलो बच्चों।
ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। तो देखो बेटा हम क्या लिखेंगे इसके बारे में, देखिए इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट का मतलब ध्यान रखना बच्चों लेस H2O, मतलब हम सिर्फ उसको एनवायरमेंट वाली, आपने कभी देखा होगा ना बच्चों, जैसे आपने ठंडे पानी की बोतल को बाहर रखा, ठंडे पानी की बोतल को बाहर रखा तो उसके चारों तरफ वाटर कंडेंस हो जाती है ना, अरे वाटर इकट्ठा हो जाता है ना कंडेंस होके, वही वेपर थी, ठीक है ना। इफ इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कंटेंट AlCl3 इज हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ HCl, है ना, which gives white fumes on the mouth of bottle। बोलो बच्चों ये समझ में आ गया, ये बात आपके दिमाग में बैठ गई, बोलो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं इस AlCl3 को, ठीक है ना, लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर मैं ले लेता हूं, ठीक है ना, मैंने इसको लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर में डाल दिया, तो क्या होगा बच्चों बताओ, अगर मैंने इसको लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर में डाल दिया ना, तो आपको पता है क्या, ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा AlCl3.6H2O, ठीक है ना, AlCl3.6H2O, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो AlH2O6 और Cl3। बच्चों एक चीज बताओ, क्या एल्यूमिनियम के साथ 6 वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हो सकते हैं क्या, क्या एल्यूमिनियम के साथ 6 वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हो सकते हैं, क्या इसके पास इतने ऑर्बिटल हैं, बोलो बच्चों क्या इसके पास इतने ऑर्बिटल है ना, एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड का है बच्चों, एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड का है, इसके पास 3D होता है, एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड का इसके पास 3D होता है, तो खाली ऑर्बिटल पड़ा है ना, तो खाली ऑर्बिटल पड़ा है तो ये आराम से जुड़ सकता है ना बच्चों। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर इसने 6 वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाया तो सिग्मा बॉन्ड हो गए 6, हो गए क्या बच्चों, देखो ये इस तरह से पिक्चर है, ये Al+3 है बच्चों, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल बच्चों ये आपके 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स हो गए बच्चों, ठीक है, और इनके साथ ये 3Cl-, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अगर इसके पास 6 सिग्मा बॉन्ड है ना, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3d2 है, बोलो बच्चों इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3d2 है। अरे पढ़ा था क्या ऐसा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, याद करो, ऑक्टाहेड्रल पढ़ा है ना, ये ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा ना, चेक करो, देखो ये स्क्वायर बन गया आपका, ये देखो ये बन गया ना, ऐसा ही तो पढ़ा था, आ गया बच्चों समझ में। चलो अब एक बहुत ही मजेदार बात आप बताओ मेरे को, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये AlCl3.6H2 है, ठीक है, इसको मैंने हीट किया, ठीक है, तो हीट करने पर क्या बनेगा, कौन बताएगा बच्चों, इसको अगर मैंने हीट कर दिया तो क्या बनेगा, AlCl3.6H2 को मैंने हीट कर दिया तो क्या बनेगा बच्चों, कौन बताएगा, देखो बच्चों सुनो, ये हमने इसको हीट किया ना, तो ज्यादातर बच्चे तो क्या करते हैं कि वो ये बना देंगे,
कि भैया वाटर हट जाएगा और ये इस तरह से बन जाएगा। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होगा, ये ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा। अब होगा क्या वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वेरी गुड अरुणा, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखिए बच्चों क्या है कि AlCl3 जो है ना, ये एक क्या है, इट इज ए कोवेलेंट क्लोराइड, ठीक है बच्चों। तो ऑन हिटिंग इट विल रिप्रेजेंट हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। अगर बच्चों कोवेलेंट हैलाइड है तो अगर आप उसको हीट करोगे ना, हीट करने पर पहले उसका हाइड्रोलिसिस होगा। समझ में आ रही बात? हीट पर पहले उसका हाइड्रोलिसिस होगा। अब बात को थोड़ा सा ढंग से समझने की कोशिश करना। मुझे बताओ बच्चों, ये जो AlCl3 है, इस एल्यूमिनियम के साथ 3 क्लोरीन अटैच है, बोलो बच्चों, है क्या? इसके साथ 3 क्लोरीन अटैच है और 6 वाटर के मॉलिक्यूल है। तो यहाँ अपन 3 ये वाटर के मॉलिक्यूल काम में ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं बच्चों। और यहां से देखो बेटा, ये निकल गया, निकल गया क्या? निकल गया। यहां से देखो निकल गया 3HCl, ठीक है, और हमें मिल गया AlOH की होल थ्राइस। पहले इतना सबको समझ में आया? अरे पहले इतना सबको समझ में आया है क्या कि AlCl3 ने 6 वाटर के जो मॉलिक्यूल थे उसमें से 3 यूज कर लिए। अब बच्चों आप अभी इसको हीट कर रहे हो, हीट कर रहे हो ना, तो जब हीट करते हैं तो एक बात आप हमेशा दिमाग फिट रखो कि जो हाइड्रोक्साइड होते हैं ना, वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों? हाइड्रोक्साइड वाटर को रिलीज करते। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को अगर मैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को अगर मैं क्या करूं, हीट करूंगा, तो वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, हो जाएगा बच्चों। तो मुझे एक चीज बताओ, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड कौन सा है, कोई बताएगा आप में से? एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ बच्चों। Al2O3। तो देखो बेटा क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो गया इसके अंदर, Al2O3 हो गया। कितने एल्यूमिनियम चाहिए हमें? कितने एल्यूमिनियम चाहिए बच्चों? 2 चाहिए, तो यहाँ 2 लगाऊंगा, लगा दिया। अब देखो बेटा, बैलेंस करने के लिए मुझे इधर 3H2O लगाने पड़ेंगे, नहीं लगाने पड़ेंगे? इधर 3H2O लगाने पड़ेंगे कि नहीं लगाने पड़ेंगे? बोलो बच्चों, समझ में आ गई क्या बात? अरे बोलो, समझ में आया क्या? आ गया? तो देखो बच्चों, हमने क्या बोला कि अगर कोई कोवेलेंट, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, वापस ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर कोई कोवेलेंट हैलाइड है तो हीट करने पर उसका बच्चों डिहाइड्रेशन नहीं होगा, बल्कि हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, और हाइड्रोलिसिस से हाइड्रोक्साइड बनता है, और वो हाइड्रोक्साइड लेटर ऑन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। मेरी बात को वापस सुनो, अगर कोई हैलाइड कोवेलेंट है, हीट करोगे तो पहले वो वाटर के साथ ये करके बनाएगा हाइड्रोक्साइड, और वो हाइड्रोक्साइड लेटर ऑन क्या होगा, हाई टेम्परेचर के कारण ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, है ना? बोलो बच्चों। बेटा अगर किसी का वीडियो ऑन है तो बंद कर ले, आप में से किसी बच्चे का वीडियो ऑन है वो बंद कर ले। तो देखो बच्चों सुनो, अब हम इस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखो कैसे, मेरे पास ये AlCl3.6H2 है, ठीक है बच्चों, ये क्या है, ये कोवेलेंट हैलाइड है, ठीक है। तो कोवेलेंट हैलाइड को हाइड्रोलाइज सॉरी हीट करने पर क्या होता है, याद है क्या? पहले हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस से हाइड्रोक्साइड बनेगा, और हाइड्रोक्साइड वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अरे ये समझ में आया क्या बच्चों? अरे बोलो। अब देखो मैं आपको इसका एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ। AlCl3 में एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, AlCl3 में एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेट बताओ बच्चों, +3। तो यहां मैंने लिखा +3। अब क्या करना है आपको, उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का इसका ऑक्साइड बना देना है, ठीक है ना, उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड बना देना है। तो +3 में एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला बोलो बच्चों, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया Al2O3,
हो गया बच्चों। इसका मतलब मुझे यहाँ पर इसके 2 मोल काम में लेने पड़ेंगे, बोलो बच्चों। इसका मतलब मुझे यहाँ पर 2 मोल काम में लेने पड़ेंगे। ये बात इतनी समझ में आई। अब बताओ टोटल वाटर के मॉलिक्यूल कितने हो गए जब आपने 2 मोल इसके काम लिए? टोटल वाटर के मॉलिक्यूल 12 हो गए ना, 12 हो गए बच्चों, पक्का। अब देखो बच्चों 12 में से 3 वाटर के मॉलिक्यूल तो यहाँ काम आ गए क्योंकि 3 ऑक्सीजन यूज की है ना हमने। अरे Al2O3 में 3 ऑक्सीजन यूज की है ना, की है। तो 12 में से 3 काम आ गए, तो पीछे बच कितने गए? पीछे 9 बच गए। तो देखो बच्चों ये हो गया 9H2, पक्का। अब बताओ जब हमने 3 वाटर के मॉलिक्यूल काम में लिए तो क्या मैंने 6 हाइड्रोजन भी तो यूज लिए होंगे ना? अरे बोलो बच्चों 3 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ 6 हाइड्रोजन भी तो होगी ना। तो वो 6 हाइड्रोजन इन 6Cl के साथ मिलके क्या मिल जाएगी? 6HCl। AlCl3 के साथ बच्चों क्लोरीन। क्या मेरी बात आपके दिमाग में बैठी क्या? अरे मेरी बात दिमाग में बैठी, मैंने इसको कैसे समझाया? अरे बोलो बच्चों इसमें क्लोरीन भी है, तो वो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके HCl बना देगा। अब आ जाओ बच्चों, जैसे सपोज मेरे पास है बच्चों FeCl3.6H2, इसको हीट करना है। देखो बच्चों ये भी कोवेलेंट है, आपको पता होगा Fe का जो है पोलराइजिंग पावर बहुत अच्छी होती है। तो इसको भी मैंने हीट किया, तो Fe प्लस रीस्टेट में बच्चों बताओ, प्लस रीस्टेट में Fe का ऑक्साइड का फॉर्मूला बोलो फटाफट। Fe2O3 हो गया बच्चों। अब देखो बेटा टोटल 12 वाटर मॉलिक्यूल थे, 3 काम आ गए, पीछे बच गए 9H2O बच गए बच्चों। 9H2O बच गए, तो अब मैं क्या कह सकता हूं बताओ? अब मैं क्या कह सकता हूं? 6HCl बन गया बच्चों। आगे बात समझ में। अब आओ बच्चों, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे पास है MgCl2.6H2, ठीक है, ये भी बच्चों मेरे पास कोवेलेंट है। तो बताओ Mg का हमें करना है, Mg की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, +2, ठीक है। तो इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ, MgO, पक्का? कंफर्म हो आप? अब बताओ कितना वाटर काम आ चुका? 1 वाटर, तो पीछे कितने बच गए? 5। ये हो गया बच्चों 5। अब बच्चों जब 1 वाटर काम आ गया तो हाइड्रोजन कितनी काम आई? 2। 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन दोनों मिलके क्या बना देंगे? 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन दोनों मिलके क्या बना देंगे? 2HCl बन गया। क्या ये फॉर्मूला, ये प्रोसीजर समझ में आया आप लोगों को? क्या ये प्रोसीजर सबको समझ में आया? बोलो। ठीक है, तो देखो बच्चों सुनो, ये जो थे, जो मैंने आपको ये बताया आप लोगों को, ठीक है, ये बोलो बच्चों कोवेलेंट आपके हैलाइड है, ठीक है। देखिए अब देखिए बच्चों, अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास है PaCl2.6H, ठीक है, तो ये बच्चों क्या है? ये आयोनिक हैलाइड है, ठीक है। तो आयोनिक हैलाइड बड़ा सिंपल है, क्या करना है? बहुत ही सिंपल है, आपको जैसे हीट करोगे ना कुछ नहीं होगा बच्चों, सीधा सीधा वाटर निकल जाएगा और ये मिल गया आपको। हाइड्रोलिसिस तभी होगा ना जब वो कोवेलेंट है, बिना कोवेलेंट तो हाइड्रोलिसिस ही नहीं हो पाएगा। अरे बच्चों समझ में आ गया है क्या? याद करो, हमने ये भी बोला था कि हाइड्रोलिसिस होने के लिए एसिड और बेस में से किसी एक का वीक होना जरूरी है। बेरियम क्लोराइड में तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, बेरियम हाइड्रोक्साइड और HCl। याद करो बच्चों, मैंने बोला था स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के सोल्ट का कभी हाइड्रोलिसिस नहीं होता। आपको याद है क्या आयनिक इक्विलिब्रियम की लाइन? अरे आयनिक इक्विलिब्रियम की लाइन याद है? तो देखो बच्चों सुनो, हमने क्या बोला कि देखो अगर मैं ऐसा बोलूं क्या कि अगर आपके पास कोवेलेंट हैलाइड है, ठीक है ना, तो पहले वो कन्वर्ट होगा हाइड्रोक्साइड में, ठीक है, और हाइड्रोक्साइड बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये समझ में आ गया? बोलो बच्चों कोवेलेंट हैलाइड अगर हाइड्रेटेड फॉर्म में है, अरे भाई लोगों समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अच्छा अगर मान लो वो आयोनिक हैलाइड है, अगर वो आयोनिक हैलाइड है तो क्या होगा आपका? आयोनिक हैलाइड
प्लस वाटर, है ना। मैं ऐसे लिख देता हूँ, हाइड्रेटेड आयोनिक हैलाइड। ये समझ में आ गया बच्चों? बोलो, ये आपको समझ में आ गया है क्या? क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए बच्चों, अब अपन बाकी बात करेंगे नेक्स्ट रन पे, ठीक है ना। कल कोई क्लास नहीं है, मंडे को लेंगे बच्चों।